बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन का और आज की क्लास में हम नरेशन के अगले पार्ट यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बारे में आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाई जाती है। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। जिस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और एम्पेरेटिव सेंटेंस थे, उसमें भी बताया था कि किस प्रकार से एम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। और आज के इस टॉपिक में जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? अर्थात वे वाक्य जिनमें प्रार्थना, कामना, इच्छा, आशीर्वाद या श्राप या इन बातों को उल्लेखित किया गया हो, इनके बारे में भाव प्रकट किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस हमारे किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नरेशन के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आ गया बच्चों आपकी समझ में? जिन वाक्यों में कामना या इच्छा यानी विश, ठीक है, आशीर्वाद, ब्लेस, श्राप यानी कर्स, ठीक है बच्चों, आदि का भाव प्रकट हो रहा हो उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है या की श्रेणी में रखा गया है? की श्रेणी में रखा गया है। अब ऐसे वाक्यों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाई जाती है, तो पहचान तो हो ही गई हमारी कि कोई भी सेंटेंस आएगा और उस सेंटेंस के अंदर प्रार्थना की गई हो, आशीर्वाद दिया गया हो, श्राप दिया गया हो या इच्छा व्यक्त की गई हो, ठीक है, तो उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो पहचान आ गई आपकी समझ में कि हमारा जो सेंटेंस आएगा उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। जैसे पूर्व की भांति, जैसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान बताई थी कि क्या होता है, लास्ट में इंटरोगेटिव चिन्ह आता है, वाक्य हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से प्रारंभ होता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान बताई थी। उसमें क्या पहचान थी बच्चों? कि यदि वाक्य डू या डोंट से प्रारंभ हो रहा हो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा हो या लेट्स से या प्लीज अथवा काइंडली से प्रारंभ हो रहा हो, तो वे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते। इसी तरीके से इन वाक्यों की पहचान क्या है? इन वाक्यों में ज्यादातर मे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ये सिंपली तौर पे मैं आपको एक पहचान बता रहा हूं। जिन वाक्यों में अधिकांशतया मे का प्रयोग किया गया हो अथवा वाक्य के अंत में इंटरजेक्शन चिन्ह इंटरजेक्शन मार्क यानी चिन्ह वो आप याद रखोगे इस प्रकार का, ठीक है।
इंटरजेक्शन चिन्ह दिया हुआ हो, वे सेंटेंस एज कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं। ये और पहचान हो गई। हिंदी में यदि कोई आपसे पूछे कि भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जिन वाक्यों में प्रार्थना, श्राप, आशीर्वाद, ठीक है, या इच्छा व्यक्त की गई हो या इनका भाव व्यक्त किया गया हो, तो वे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अच्छा, अब आती है बात अंग्रेजी। मान लीजिए सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। एम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान आपकी समझ में आ गई थी कि एम्पेरेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से पहचानते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से पहचानते हैं। तो उसी क्रम में यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस आया हो तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए बच्चों क्या है, मैंने क्या बताया है कि जिन वाक्यों में अधिकांशतः में मॉडल का प्रयोग किया गया हो, अर्थात वाक्य में से प्रारंभ हो रहा हो, कैसे प्रारंभ हो रहा हो, में से प्रारंभ हो रहा हो, और में के बाद क्या हो, इंटरजेक्शन चिन्ह आया हो, इंटरजेक्शन चिन्ह ये रहा, ठीक है, ये आया हो, तो आप इस चिन्ह से अंदाज लगा सकते हो कि यह हमारा जो दिया हुआ वाक्य है वह किस प्रकार का है, वह हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं कि किस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, किस हिसाब से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात आती है सैड को। भाव के अनुसार, किसके अनुसार, भाव के अनुसार आशीर्वाद का यदि भाव प्रकट हो रहा हो तो ब्लेस्ड में, ठीक है। यदि श्राप का भाव, इसमें लिखा नहीं था, मैंने आगे लिख लेना, आशीर्वाद का भाव हो तो, ठीक है। और यदि श्राप का भाव प्रदर्शित हो रहा है तो कर्ष्ट में, तो कर्ष्ट में बदलते हैं, ठीक है। यदि प्रार्थना संबंधी भाव तो प्रेड में, किसका बच्चों, प्रार्थना संबंधी भाव यदि व्यक्त हो रहा है तो उसको प्रेड में, ठीक है। इच्छा या कामना संबंधी, कामना या इच्छा संबंधी भाव व्यक्त हो रहा हो तो हम उसको बदलते हैं वेस्ट में बदला जाता है, में बदला जाता है। ये तो हो गई पहली बात हमारी कि सैड को किस में बदलना है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी चीज आती है हमारा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले सैड को बदलते हैं, उसके बाद जो हमारा कनेक्टिव लगता है, ठीक है, क्या लगता है, कनेक्टिव लगता है, तो दूसरा आते हैं हम कनेक्टिव पे, इन्वर्टेड कोमा को हटाया जाता है और उसकी जगह पे कनेक्टिव लगाते हैं बच्चों, इसमें दैट, इसका प्रयोग करते हैं दैट का। तीसरी बात आती है अपनी वाक्य को
असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य में बदलकर लिखा जाता है। साधारण वाक्य में बदलकर लिखा जाता है। अब इसके लिए क्या करना है, साधारण वाक्य आप जानते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, साधारण वाक्य में बदलकर लिखा जाता है एवं आए हुए असर्टिव चिन्ह, जो मैंने बताया है, एवं आए हुए चिन्ह को चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, इधर देखो, आए हुए चिन्ह को, ये जो अपना चिन्ह आता है, चिन्ह को हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है। अब इसके बाद चौथी बात रह गई अपनी, जो सभी वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो जिसमें हमें वो परिवर्तन करने कंपलसरी होते हैं, जिनके बारे में प्रत्येक जिस टाइप का सेंटेंस करा रहा हूँ लास्ट में उसी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इंटरोगेटिव था या इम्पेरेटिव था या सिंपल सेंटेंस थे, उनमें जो मुख्य परिवर्तन होते थे जो स्टार्टिंग में बताए थे, कौन कौन से हैं बच्चों? पहला प्रोनाउन संबंधी, दूसरा टेंस या वर्ब संबंधी, और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी जो परिवर्तन होता है वो तो हमें निश्चित रूप से करने ही पड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे अब आगे? प्रोनाउन या वर्ब एवं टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन पूर्व की भांति, जिस प्रकार से पहले करते थे पूर्व की भांति किए जाते हैं। पूर्व की भांति से मतलब समझ गए क्या है? मतलब जैसे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है तो उसमें मैंने बताया था सन बटा 123, अर्थात RS रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को RV रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। दूसरा, RS के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को RB यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और तीसरा था RS के थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि RS में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको अपन ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। ये हुआ। दूसरा था पार्ट अपना टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। तो उसके लिए शर्त थी कि यदि आगे पास्ट टेंस दिया हुआ है तो ही हम RS के टेंस या वर्ब में परिवर्तन करते हैं। यदि वहां पर क्या है RB में फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस है तो हम RS के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। उसमें भी एक शर्त आई थी, अपवाद आया था। यदि मान लीजिए RS में कोई दिया हुआ यूनिवर्सल ट्रुथ है या मैथमेटिकल फैक्ट है या साइंटिफिक फैक्ट है या कोई लोकोक्ति मुहावरा या कहावत दी हुई है तो भी हम चाहे RB में पास्ट टेंस आया है फिर भी RS के टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते थे। तो अब इसमें तो करेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी यदि कोई शब्द दिया हुआ है, आया हो, तो बच्चों उसको जैसे मैंने चार्ट लिखाया था उसी प्रकार से बदला जाता है। तो पहले की भांति किस प्रकार किया जाता है, मैंने दोबारा से आपको रिपीट कर दिए कि किस ढंग से इनको बदला जाता है। तो ये हुआ, हमारे ये नियम हो गए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले तो वाक्य की पहचान है हमारे सामने कि वाक्य को हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो पहचान के लिए मैंने बच्चों आपके लिए बता दिया। क्या है पहचान के लिए? वाक्य में से, में आएगा, में से प्रारंभ हो रहा होगा, और दूसरा उसमें असोसिएटिव चिन्ह यानी कि जो मैंने चिन्ह बताया है आपके लिए, में के बाद ये चिन्ह दिया हुआ होगा, ठीक है। यदि ये चिन्ह आया है तो हम उस चिन्ह से पहचान करेंगे कि हमारा दिया हुआ सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव है। कैसा है? ऑप्टेटिव है। अब आती है बात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें इन चार चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन कौन सी है? पहला है
सैड को किसमें भाव के अनुसार, यदि मान लीजिए आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है, जैसे मैं एग्जांपल आपके लिए एग्जांपल के तौर पर बताऊं, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि तुम चिरंजीवी दीर्घायु बनो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने मुझे आशीर्वाद दिया है दीर्घायु होने का। किसका दिया है बच्चों आशीर्वाद? दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है। तो हमें पता लग गया क्या है कि वाक्य हमारा कैसा है, ऑप्टेटिव है। ठीक है, भाव किसका है? आशीर्वाद का है। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल बताऊं, ही सेड टू मी मे यू गो टू हेल, उसने मुझसे कहा कि तुम नरक में जाओ। किस में जाओ? नरक में जाओ। तो उसका मतलब क्या है? साफ सीधी सी बात है, उसने मुझे क्या दिया है? श्राप दिया है। क्या दिया है? श्राप दिया है। तो अब हम सेड को किस में बदलेंगे? बोलो किस में बदलेंगे भाई? श्राप का भाव है तो कर्ष्ट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? कर्ष्ट में। और यदि आशीर्वाद का भाव है तो ब्लेस्ड में बदलेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए उसने किसी सुप्रभात या कुछ ऐसा अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा गुड मॉर्निंग। अब इसमें कुछ नहीं आया तो क्या करना है? ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझसे क्या? शुभ प्रभात की कामना की। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात आती है कनेक्टिव की। हमारा सिंपल सेंटेंस में कनेक्टिव हम क्या लगाते थे? दैट लगाते थे। ठीक है, उसके बाद आया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट्स थे, एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला और दूसरा WH वर्ड से प्रारंभ होने वाला। WH हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में मैंने आपके लिए बताया था इफ या वेदर का प्रयोग करना है। इफ का प्रयोग किस में करना है और वेदर का प्रयोग किस में करना है। तो बच्चों उसके लिए मैंने आपको बताया था, स्पष्ट किया था कि यदि हमारे RS के वाक्य में चॉइस यानी विकल्प दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? विकल्प दिया हुआ हो, तो हमें उस सेंटेंस में कनेक्टिव वेदर लगाना है। इसके अलावा मैंने 2-3 क्रिया भी बताई थी, यदि उसमें फील, वांट या डिजायर जैसी क्रियाएं आई हो तो भी हमें कनेक्टिव वेदर का प्रयोग करना था। बाकी के अन्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले सभी में किसका प्रयोग करना है? इफ का प्रयोग करना था। अच्छा, WH वर्ड वाले में कनेक्टिव की बात आई तो WH वर्ड जिससे वाक्य प्रारंभ हो रहा था वही स्वयं WH वर्ड यानी जो सेंटेंस को प्रारंभ कर रहा है वह स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद आए हम किस पे? इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने कनेक्टिव बताया था टू आपको। यदि वाक्य किससे? डू या डोंट से प्रारंभ हो रहा हो तो कनेक्टिव टू लगाना था। यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा हो तो उसमें कनेक्टिव टू लगाना था। यदि हमारा वाक्य लेट से या लेट्स से प्रारंभ हो रहा हो तो हमें उसमें कनेक्टिव दैट लगाना था। तो बच्चों मैंने आपको दोबारा से पुनः रिपीट कर दिया पूरा का पूरा कि अब इसमें यदि वाक्य ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव की पहचान आपकी समझ में आ गई। यदि हमारा वाक्य ऑप्टेटिव है तो इसमें भी कनेक्टिव के रूप में हमें साधारण वाक्यों की तरह दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। अब आते हैं अगली बात, तीसरी बात क्या है? तीसरा जो नियम हमें जिसकी पालना करनी है वह है कि वाक्य में आए हुए असर्सेटिव चिन्ह, सॉरी इंटरजेक्शन चिन्ह जो आता है उसको हटा देते हैं। जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस चिन्ह को हटा दिया जाता है और वाक्य में होने वाले प्रोनाउन, वर्ब संबंधी या टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन को करके वाक्य को पुनः लिख दिया जाता है। तो ये हुए जो हमें नियम इसके अंदर काम में लेने हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, मैं आपको अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूं। हाँ बच्चों देखो, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस है। उसने मुझसे कहा कि तुम चिरंजीवी बनो, तुम्हारी दीर्घायु हो। तो देखो पहचान लिया हमने, वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है? मे से प्रारंभ हो रहा है और लास्ट में क्या आया है? इंटरजेक्शन चिन्ह दिया हुआ है। तो हमारी पहचान कंफर्म हो गई कि हमारा दिया हुआ वाक्य बच्चों किस तरीके का है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब हम अपने नियमों का पालन करते हुए इसको बदलना है। पहले तो देखो क्या है? मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु बनो, क्या है? आशीर्वाद है। तो किस में बदलेंगे सैड को? ही ब्लेस्ड मी, ही ब्लेस्ड मी। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, कनेक्टिव लगाइए, क्या लगेगा? दैट। ठीक है। अच्छा, अब वाक्य को साधारण बनाकर लिखा जाता है। तो साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या आता है बच्चों? कर्ता आता है। क्या आता है? कर्ता। तो इसमें क्या है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो पहले नियम पे पहुंच जाओ, पहले
आर एस के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है, मी, और मी का यहाँ कर्ता लेंगे तो क्या आएगा, आई। पहला हो गया। दूसरा, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन, यहाँ मे आया है और आगे पास्ट टेंस है तो मे को किस में बदला जाता है, माइट में। क्या आएगा बच्चों, माइट, और लिव लॉन्ग। क्या बन गया, ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अगला देखिए, शी सेड टू मी मे यू गो टू हेल, उसने मुझसे कहा कि तुम नरक में जाओ। कैसा भाव प्रदर्शित हो रहा है, श्राप दे रहा। क्या है, श्राप का भाव प्रदर्शित हो रहा है। तो बच्चों देखो, शी कर्स्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, कनेक्टिव, दैट यू, सेकंड पर्सन पहले की तरह, क्या आएगा, आई। मे का क्या होगा, माइट गो टू हेल। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो उसने क्या की है, प्रार्थना की है। उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारी सहायता करे। इसका मतलब किसका भाव प्रदर्शित हो रहा है, बोलो बच्चों, इसमें प्रार्थना का भाव प्रदर्शित हो रहा है। तो किस में बदलेंगे, प्रेड में। ही दैट गॉड मे का माइट हेल्प, और यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार मी आएगा कर्म की जगह पे, हेल्प मी। ही प्रेड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भाव को पहचान करके हमें अपने नियमों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। अच्छा, इसमें दूसरा आता है, यदि किसी सेंटेंस में गुड बाय या गुड नाइट या गुड मॉर्निंग आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उनको हम किस ढंग से बदलते हैं। तो आप मेरे एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए। और अगला दूसरा पॉइंट है अपना, यदि वाक्य में, हाँ बच्चों, यदि वाक्य में देखिए दिया हुआ वाक्य है और उसके आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग किया गया हो तो हमें क्या करना है, सैड टू को बेड में बदला जाएगा। किसमें बदला जाएगा, बेड में। अच्छा, दूसरी बात, यदि आरएस में गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का प्रयोग किया गया हो तो सैड टू को वेस्ट में बदला जाता है। ठीक है, कुछ प्रपोजिशन अपनी तरफ से लगाने भी पड़ जाते हैं वाक्य के भाव के अनुसार। जैसे देखिए, एग्जाम्पल बताता हूं, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, he said my friend। ठीक है बच्चों, क्या है, गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो ही माई फ्रेंड, ठीक है, तो प्रोनाउन चेंज करेंगे किसके हिसाब से, क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में। ठीक है, क्या आएगा, देखो, ही, गुड बाय का है बेड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। ठीक है बच्चों, दूसरा और देखिए, रवि said गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, रवि said गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो देखो, रवि वेस्ड, एक तो है गुड मॉर्निंग लिख दिया हमने, वेस्ट गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, और दूसरा इसके हिसाब से बदले तो रवि वेस्ट हिज फ्रेंड्स
हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो आपकी समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। एक बार मैं इसका दोबारा से आपको रिवीजन कराता हूँ। सर्वप्रथम आता है वाक्य की पहचान कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, कामना, श्राप या आशीर्वाद व्यक्त किया गया हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अंग्रेजी वाक्यों में यदि कोई वाक्य आ गया तो उसकी पहचान हमें किस तरीके से करनी है, तो उसकी पहचान के लिए वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा होगा, में से प्रारंभ हो रहा होगा, और वाक्य के अंत में इंटरजेक्शन चिन्ह दिया हुआ होगा। ये तो हो गई पहचान। दूसरी, हमें दिए हुए सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनानी है, तो उसके लिए मैंने आपको 4 बातें बताई। पहला, वाक्य में आए हुए सैड टू को भाव के अनुसार ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, वेस्ट में बदला जाता है। दूसरा, बात करते हैं कनेक्टिव की। ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव क्या लगाया जाता है, दैट लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा है, अपने वाक्य जो आया है उसको हम साधारण बना करके लिखते हैं और वाक्य के अंत में आए हुए इंटरजेक्शन चिन्ह को हटा दिया जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगले जो अपने परिवर्तन जो शुरू से होते आ रहे हैं, प्रोनाउन संबंधी, वर्ब या टेंस संबंधी और टाइम एवं डिस्टेंस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, उनको हमें पहले की तरह ही करना है। जिस प्रकार से प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के जो नियम थे 3, फर्स्ट पर्सन को कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन को कर्म के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन था। यदि आगे पास्ट टेंस आया है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन होता है। उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था और आपको चार्ट भी नोट करा दिया था। चार्ट में था, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, इस तरीके से बदलना था। लेकिन यहाँ तो सीधी सी बात थी, यदि मे आया है तो मे क्या है उसका हमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हैं और पास्ट टेंस में प्रकट करना है तो मे को माइट में बदला जाता है। तो बच्चों, मे का क्या करना था, माइट करना था। और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी यदि कोई शब्द आता है तो उसको चार्ट के अनुसार ही बदल दिया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी थी। अच्छा, इसका दूसरा हिस्सा था, कुछ वाक्यों में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। तो उसके लिए क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट दिया हुआ हो तो सैड टू को हमें बेड में बदलना है। ठीक है, बेड कहते हैं विदाई, यानी किसी को गुड बाय कहना अर्थात उसे विदा करना, विदाई देना उसके लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, यदि गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग यानी सुप्रभात या शुभ संध्या जो शब्द होते हैं उसके लिए हमें वो क्या करना है, वेस्ट में बदला जाता है। किसको, सैड टू को। ठीक है। कुछ प्रीपोजिशन जैसे इसमें मैंने लगा दिया था, रवि वेस्ट हिज फ्रेंड, यहाँ देखो, रवि वेस्ट गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। रवि ने अपने मित्रों को गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात की इच्छा व्यक्त की या सुप्रभात कहा। ठीक है। और यदि इसको प्रपोजिशन से नहीं जोड़ के सीधा ही जोड़ते हैं तो रवि वेस्ट हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो दोनों तरीके से इस वाक्य को हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इनको और अधिक अपने रिवाइज करना है। तो बच्चों, 10वीं का परीक्षा परिणाम आया था कल। अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। सभी बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। सभी बच्चों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रह करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में व्यतीत करें। थैंक यू, धन्यवाद।